तो कैसी चल रही है तैयारी आप सबकी? गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। जिनकी मेरे साथ पहली क्लास है, आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी क्लास में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोगों को आज थोड़ा लगेगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है क्लास में। अनअकैडमी प्लस में आज तक ऐसा नहीं हुआ पहले। तो जिन लोगों की मेरे साथ पहली क्लास है वो अपनी सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि काफ़ी सारे झटके लग सकते हैं। बाकी जिनको आदत है उनको आदत है। और और साथ के साथ प्लीज साइलेंस, साइलेंस प्लीज। साइलेंस का मतलब होता है कीबोर्ड से एकदम हाथ हटा लेना, आपने कुछ नहीं लिखना। प्लीज साइलेंस। लेट मी स्टार्ट विद द कोर्स। प्लीज साइलेंस एवरीवन। साइलेंस प्लीज। नाउ सी, कुछ बातें कोर्स शुरू करने से पहले, उसके बाद सीधा टॉपिक शुरू करेंगे। पहली बात, फर्क नहीं पड़ता कि आपको आईआर आता है या नहीं आता, आपको पहले से कुछ आता है या नहीं आता, आपने कभी आईआर सुना या नहीं सुना, आपने बैचलर्स करा हुआ आईआर में या आपने कभी सुना ही इसके बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। स्क्रैच से मैं स्टार्ट करूंगा, बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। चाहे आपको आईआर का आई भी नहीं आता, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो कैसे आएगा। पहले से आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए, बस क्लास में आना है और बैठ जाना है। पहली बात। दूसरी बात, क्लास का टाइम है 8:30 बजे। क्लास का टाइम है 8:30 बजे। मेरे को नहीं पता आप कैसे ऑपरेट करते आए हो अभी तक। मेरे को 1 मिनट भी लेट आना पसंद नहीं है।
अगली बार से, कल से 8:25 पे सब लॉगिन करके बैठेंगे। 8:31 पे कोई नहीं आएगा। 8:31 पे कोई नहीं आएगा। 8:30 मतलब 8:30 शार्प। तीसरी बात, इस कोर्स में थ्योरी तो बताऊंगा ही, मतलब कि स्टैटिक पार्ट। करंट अफेयर्स भी मैं ही कराऊंगा, आपको खुद से नहीं करना। जहां पे खुद से करना होगा मैं बता दूंगा। करंट अफेयर्स भी मैं ही कराऊंगा, आंसर राइटिंग भी मैं ही कराऊंगा। आपको खुद से कुछ नहीं करना, बस टाइम पे क्लास में आना है। ये जो लोग 6-6, 7-7 मिनट लेट आ रहे हैं, मेरे को ये नहीं पसंद। 8:30 मतलब 8:30। नेट स्लो है, 15 मिनट पहले लॉग इन कर लो। राइट। स्टैटिक भी मैं ही कराऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, आजकल अखबार में क्या चल रहा है, मैं ही कराऊंगा। आंसर राइटिंग जहां जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक क्वेश्चन की जरूरत है, मैं ही कराऊंगा। क्लासेस के बाद यूजुअली होमवर्क दूंगा, और वो होमवर्क आप करके आएंगे विदाउट एनी फेल। चाहे आप कितने बिजी हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, फुल टाइम एस्पिरेंट हो सकते हैं, आई डू अग्री टू दैट। लेकिन जो होमवर्क दूंगा वो आपको करके आना है, नहीं तो उसके बिना कोर्स इनकम्प्लीट है। पॉइंट नंबर 4, एज फार एज बुक इज कंसर्न, आईआर के लिए कौन सी बुक करनी है? आईआर के लिए कोई भी बुक नहीं करनी। सिर्फ 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 अखबार करना है, द हिंदू, और कुछ नहीं करना। इसके अलावा जितना भी बुक में कंटेंट है, अलग अलग अच्छी अच्छी किताबों में कंटेंट है, वो मैं आपको क्लास में ऑलरेडी बता दूंगा। अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, अखबार में टाइम लगाइए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक का जो मटेरियल है वो मैं ऑलरेडी सारा कवर कर दूंगा, आपको नहीं पढ़ना वो खुद से, आपको उसमें टाइम नहीं लगाना। आपका पूरा फोकस होना चाहिए अखबार के ऊपर, क्योंकि हमारे पास 2021 क्लासेस हैं। तो हो सकता है कई बार कि मैं आपसे कहूं कि अखबार का ये वाला कॉलम खुद पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। तो वहां से आपको खुद कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। राइट। पॉइंट नंबर 5, स्लाइड्स तो मैं दूंगा ही, पीडीएफ भी मैं दूंगा। आपको अगर हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आप बना सकते हो। इस कोर्स में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जीएस मेंस पेपर 2, एसए और इंटरव्यू, इन 3 जगह पे जो सवाल पूछे जाते हैं आईआर से, वो कैसे कवर होंगे, वो मैं कवर कराऊंगा। ये 3 एरिया मेरे फोकस एरिया रहेंगे, जीएस मेंस पेपर 2, एसए, इंटरव्यू। रही बात प्रीलिम्स की, तो जो प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल वाले, वो हमारे हिंदू से कवर हो जाएंगे। हो सकता है कि मैं फैक्ट्स यहां पे ना बताऊं, क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस एनालिसिस पे होगा। तो आप द हिंदू से उस चीज को कवर कर सकते हैं जो डेली के डेली अखबार में आएगा। राइट। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो आपको करना है 1995 से मेंस के। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो करना है 1995 से मेंस से। पॉइंट नंबर 7,
जो पीडीएफ्स हैं वो इंग्लिश में रहेंगी, जो एक्सप्लेनेशन है दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी प्लस इंग्लिश। दोनों ही मीडियम से अगर आप हैं आपको समझ आएगा, उसकी कोई परेशान होने की बात नहीं है। I'll explain bilingually and you'll be able to understand whether you are a Hindi medium aspirant, whether you are English medium aspirant, चाहे आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं, आपको समझ आएगा। पॉइंट नंबर 8, अगर आपकी क्लास बीच में स्टक हो रही है, और ये अगली 20 क्लासों के लिए प्लीज ध्यान रखिए, अगर आपकी क्लास बीच में स्टक हो रही है, रिफ्रेश करिए अपने आप, ध्यान से सुनिए प्लीज, रिफ्रेश करिए। कुछ नहीं हो रहा, अनअकैडमी टेक्निकल सपोर्ट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बार बार कमेंट करके बीच में मेरी एक्सप्लेनेशन का फ्लो आप ब्रेक नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 9, और इस पॉइंट को 4-5 बार स्टार लगा के ध्यान से पढ़ना, ये रिपीट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 9, आपके डाउट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके डाउट्स मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं, बीच में मेरे को एक इमोजी भी नहीं चाहिए, वरना मैं बिना किसी वार्निंग के सीधा ब्लॉक करता हूं। जिनको पता है उनको पता है, मैं बोलूंगा नहीं कि ये मत करो, मैं सिर्फ ब्लॉक करूंगा, क्योंकि मैं क्लास का फ्लो नहीं तोड़ सकता। अगर मेरे को एक क्लास में 200% आउटपुट इंश्योर करना है, तो मैं ये सब स्कूल के बच्चों वाली वार्निंग्स मैं नहीं दूंगा। एक भी रूल वायलेशन आई ब्लॉक। एब्सोल्यूट साइलेंस का मतलब है एब्सोल्यूट साइलेंस, यस, ओके, हाँ, इमोजी, कुछ भी नहीं। आपको बोलने का पूरा टाइम दिया जाएगा, लेकिन जब मैं बोलूंगा तब। कमेंट सेक्शन में मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? एनीथिंग यू वांट टू से? एनीथिंग यू वांट टू से? आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे? यहां पे करंट अपडेटेड होगा तो आप उस तरीके से देख लीजिए। हाँ, रनिंग नोट, यस, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। यस, प्लीज टेल मी। इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हो? हाँ, 2020 मेंस में हेल्प करेगा, 2020 मेंस में हेल्प करेगा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल करेगा। 20 क्लास का है, प्रीलिम से पहले ही खत्म हो जाएगा कोर्स। प्रीलिम्स में देखो अनप्रेडिक्टेबल है, आई वोंट प्रेडिक्ट। यस, ऑफ कोर्स 2021 के लिए बेस आपका सेट होगा और आपको समझ आएगा कि बाहर कैसे पढ़ना है, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। पीडीएफ ये रहा, आपको यहीं से डाउनलोड कर लेना एनोटेशन से। ये सब मैं बता चुका हूं, अगर आप लेट आए तो आपने मिस करा है, ये सब मैं बता चुका हूं, बेसिक्स एंड ऑल। हिंदी के लिए न्यूज़पेपर का मेरे को आइडिया नहीं है। काम आएगा, आपका कोई सा भी अटेम्प्ट है काम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अखबार आपको यहीं से समझ आएगा, अखबार आपको यहीं से समझ आएगा। यस, यू कैन वॉच इट, क्योंकि करंट अफेयर से अपडेटेड होगा और ये सब जो चीजें हैं वो होंगी यहाँ पे, यू कैन वॉच इट। यहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा, आंसर राइटिंग पे फोकस ज्यादा रहेगा। जब मैं टाइम दूंगा, डाउट्स मैं ही सॉल्व करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को बस 20 क्लास का टाइम दो, आपका डाउट कोई नहीं रहेगा। हो सकता है आज ना डाउट लूं, कल ले लूं, हो सकता है कल नहीं लिया आज ले लिए, डाउट आपके सारे सॉल्व होंगे। नोटबुक के पीछे लिख लो, जब कहूंगा डाउट्स पूछ लीजिए, तो सारे डाउट्स आप पूछ सकते हैं। डाउट कोई भी अनआंसर्ड नहीं रहेगा। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, अगर देखना है कौन से हॉल पे कौन सी पिक्चर लगी है, उसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया काफी अच्छा है। उसमें दिल्ली टाइम्स आता है, वहां पे दिया होगा
कौन से हॉल में कौन सी पिक्चर लगी है। बाकी निक जोनस की अच्छी वाली पिक्चर गूगल पे नहीं मिल रही तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया में मिल जाएगी। रनिंग नोट्स बनाते रहिए तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रनिंग नोट्स बनाते रहिए। करें शुरू। Let's start. Absolute silence now. एकदम शांति। तो देखिए, सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी शुरू करने से पहले हमारे को मतलब पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है। अगर आपको इस शब्द का मतलब समझ आ गया तो आपकी जो मेंस आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम है वो 50% यहीं पे खत्म हो जाती है, अगर आपको इस शब्द का मतलब समझ आ गया तो। जैसा कि हमारे को यहाँ पे वर्ड से समझ आ रहा है, इफ यू ब्रेक दिस वर्ड देन डिप्लोमेसी बेसिकली कमिंग फ्रॉम डाई मीनिंग टू पोल्स। मतलब कि दो पोल्स, मतलब कि पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अल्टीमेटली इट मीन्स अ बैलेंस। चाहे हमारे किसी भी देश के साथ कितने भी खराब रिलेशन क्यों ना हो, चाहे हमारी वॉर भी क्यों ना होने वाली हो, चाहे डोकलाम हो, चाहे पीओके हो, चाहे कितना भी खराब संबंध हो, हमेशा आपको एक थंब रूल मेंटेन करना है। क्योंकि हम जर्नलिज्म की तैयारी नहीं कर रहे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सो ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, नो मैटर वो देश पाकिस्तान भी क्यों ना हो। फेसबुक के कमेंट सेक्शन वगैरह में लिख देते हो कुछ भी चलता है, आंसर शीट इज नॉट फेसबुक कमेंट सेक्शन। स्ट्रिक्ट बैलेंस, जो अच्छाइयां हैं उस रिलेशन की वो पता होनी चाहिए, जो खराबियां हैं उस रिलेशन की वो भी पता होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक साइड से आंसर लिखना सही बात नहीं है। एसए का, जीएस मेंस का, इवन इंटरव्यू का ये थंब रूल है। अगर आईआर के क्वेश्चन में 70% से ज्यादा स्कोर करना है तो ये थंब रूल मत भूलना, बाकी कुछ भी भूल जाना। एक दो फैक्ट्स भूल जाओगे चलेगा, एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कुछ स्किप कर दिया, लेकिन अगर ये थंब रूल भूल गए तो आंसर नहीं लिख पाओगे। पूरे कोर्स में और पूरे प्रिपरेशन के दौरान ये थंब रूल आपको नहीं भूलना। नाउ जो इस कोर्स का स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले आई स्टार्ट विथ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, फैक्टर्स शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। कि जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहे थे, उस टाइम पे ऐसे क्या फैक्टर्स थे जो हमने कंसिडर करे। एक बार ये पिलर क्लियर हो जाए, हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, एक बार ये प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए, हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल रिलेशंस, इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, यूएस रशिया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा।
मतलब कि हमारे से जो मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा इधर से, उसका जेनाइसिस, उसका जो एक्चुअल बेस है, वो इन दो पिलर से निकल के आ रहा है। मतलब कि इन दो पिलर्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो थोड़ा कम आएगा, लेकिन इस वाले पिलर का कोई भी आंसर आप इन दोनों के बिना नहीं लिख सकते। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले समझेंगे फैक्टर्स, फिर प्रिंसिपल्स क्या हैं एग्जैक्टली, नॉन अलाइनमेंट, पंचशील और ये सब, गुजराल डॉक्ट्रिन और ये सब, और फिर आएंगे इंडिविजुअल रिलेशंस की तरफ। इस स्ट्रक्चर में हम चलने वाले हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पिलर स्ट्रेट अवे, फैक्टर्स शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। सबसे पहली डिबेट जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहे थे, उस टाइम पे नेहरू, सरदार पटेल, इन सब लीडर्स के सामने एक प्रॉब्लम आई कि हमारे को फॉरेन पॉलिसी एग्जैक्टली किसकी फॉलो करनी है, कौटिल्य की या अशोका की। Now, this forms the genesis of today's world। आज की जो दुनिया है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बटी हुई है। मतलब कि चाणक्य की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये कहती है दैट यूज ऑफ फोर्स attain power, use of force to attain power is allowed। मतलब कि दुनिया में अपना वर्चस्व बनाने के लिए आप युद्ध कर सकते हो। अगर आपको युद्ध में इन्वॉल्व होना है, अगर आपको किसी के साथ युद्ध भी करना पड़े तो आप वो करो। यू कैन इंडल्ज इन वॉर। चाणक्य की जो पॉलिसी है दैट इज ऑल्सो नोन एज द रियलिस्ट पॉलिसी। रियलिस्ट पॉलिसी मतलब दैट इफ यू आर सीइंग योर एनिमी यू कैन क्रश हिम बाय द यूज ऑफ फोर्स। इसे रियलिस्ट पॉलिसी भी कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम अशोका की पॉलिसी देखते हैं, हमारे को पता है कि कलिंगा की वॉर के बाद अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वॉर। ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो बता दे रहा हूं कि अशोका ने अपनी जिंदगी के लेटर हाफ में बुद्धिज्म एम्ब्रेस करा था। And the Ashokan principle, the Ashokan policy says that war is not an option for us। युद्ध हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है। War is not an option for us। No use of arms। हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। Peaceful resolution of disputes। Peaceful resolution of disputes। इस प्रिंसिपल को दो नाम से बुलाया जाता है। We can also call it as Buddhist foreign policy। We can call it as Buddhist foreign policy। We can also call it as idealistic foreign policy or idealism। फिर चाणक्य का मॉडल है
जो चाणक्य की पॉलिसी है दैट इज मोर रियलिस्ट इन नेचर, एंड जो अशोका की पॉलिसी है, जो बुद्धिस्ट पॉलिसी है, दैट इज मोर आइडियल इन नेचर, ड्रिवन बाय आइडियलिज्म, बेसिकली पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इन दो तरीके से इंडिया की जो वर्ल्ड की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो बटी हुई हैं। हर कंट्री को जाके टेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, हर कंट्री के ऊपर ये प्रिंसिपल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हर कंट्री के ऊपर ये प्रिंसिपल लगाने जाएंगे तो आपको उसका पहले हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जरूरत नहीं है, ना इतना टाइम है। यहां पे नाउ सी आईआर कैसे पढ़ा जाता है? आईआर पढ़ा जाता है बाय लिंकिंग द थ्योरीज, द स्टैटिक पार्ट विद द कंटेम्पररी सिनारियो, कि आज की दुनिया में क्या चल रहा है 21वीं सदी में, उसके साथ लिंक करते हुए वी नीड टू स्टडी आईआर। हमारे नेबरहुड में एक देश है, चाइना, जिसका जापान के साथ डिस्प्यूट है, साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट है, जिसका इंडिया के साथ डिस्प्यूट है, जिसका ताइवान के साथ डिस्प्यूट है। नेबरहुड में ऐसा ऑलमोस्ट कोई देश नहीं है जिसके साथ चाइना का टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट ना हो, चाहे वो लैंड नेबर हो या मैरीटाइम नेबर हो। मैरीटाइम नेबर का मतलब होता है समुद्री नेबर, कि जैसे इंडिया हमारा समुद्री नेबर है, मैरीटाइम नेबर। लैंड नेबर का मतलब होता है जिससे हमारी जमीन टकरा रही है, जैसे पाकिस्तान। तो डिप्लोमेसी में, अखबार में आपको दो तरीके के टर्म्स दिखेंगे, एक दिखेगा लैंड नेबर और एक दिखेगा मैरीटाइम नेबर। फॉर एग्जांपल मालदीव, ये हमारा मैरीटाइम नेबर है। मैरीटाइम नेबर मतलब हमारा समुद्री नेबर। चाइना की अगर हम बात करें तो हमारे को दिखता है साफ साफ, इवन कहीं ना कहीं भूटान के साथ भी इनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द डोकलाम प्लेट्यू, रिगार्डिंग द डोकलाम एरिया। क्या है वो आगे देखेंगे इंडिया चाइना में डिटेल में। अभी बेसिस समझो इसका, चाणक्यन और अशोकन पॉलिसी का, कि चाइना को इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया, एरिया के टर्म्स में इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी इस देश की जो टेरिटरी की एक डिमांड है वो खत्म नहीं होती, एंड फॉर दैट it is spending massively on its defense expenditure, even linking it with current affairs। अगर मैं इसे करंट अफेयर्स के साथ लिंक करता हूं, अगर मैं इसे करंट अफेयर्स के साथ लिंक करूं, अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, चाइना ने 6.6% का इंक्रीमेंट करा अपने डिफेंस बजट का। दो 2010 से लेकर 2020 के बीच में चाइना ने अपने डिफेंस बजट को 85% से इंक्रीज करा है। चाइना ने अपने डिफेंस बजट को 85% से इंक्रीज करा है, एंड दिस क्लियरली shows that war for them is a possible option। इनके लिए युद्ध जो है वो एक पॉसिबल ऑप्शन है। डोकलाम में ट्रूप्स भेजे, अरुणाचल में इन्होंने कई बार ट्रूप्स भेजे,
पेट्रोलिंग करते करते हमारी साइड आ रहे थे इनके ट्रूप्स। रिसेंटली, बहुत रिसेंटली, नकुला, अभी कहां पे है दिखाऊंगा, नकुला, इट इज अ पास इन नॉर्थ सिक्किम, सिक्किम में पास है, अभी दिखाऊंगा नकुला, यहां पे इन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे। पैंगोंग लेक एरिया में इन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे। और रिसेंटली अभी गलवान वैली, ये सारी लोकेशंस अभी दिखाऊंगा, रिसेंटली गलवान वैली, लद्दाख, इन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे। साथ के साथ साउथ चाइना सी में इन्होंने मैन मेड आइलैंड्स बनाए। साउथ चाइना सी में इन्होंने अपने मैन मेड आइलैंड्स बनाए। मैन मेड आइलैंड्स का मतलब है कि आर्टिफिशियल जमीन क्रिएट कर दी अपने ट्रूप्स को स्टेशन करने के लिए, अपने ट्रूप्स का घर बनाने के लिए, अपने ट्रूप्स को वहां पे पोजीशन करने के लिए। दे आर सो एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर। एक्सपेंशनिस्ट का मतलब ऐसा देश जिसको अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करनी है। साउथ चाइना सी में इन्होंने मैन मेड आइलैंड्स बनाए अपने, जहां पे इन्होंने अपने ट्रूप्स स्टेशन करे। अगर एक जगह डिस्प्यूट होता तो हम मानते, दो जगह डिस्प्यूट होता तो हम मानते, इनका सब जगह डिस्प्यूट है। Apart from this, as a part of their expansionist policy, ध्यान से समझना बिल्कुल, as a part of their expansionist policy, they have been creating overseas bases. ओवरसीज बेसिस कैसे समझते हैं, कहां से चाणक्य आ रहा है निकल के, वो समझना है। अभी देखते हैं मैप के थ्रू दोबारा नया मैप अपलोड करके। जितना ज्यादा मैप से पढ़ोगे आईआर उतनी ही जल्दी समझ आएगा, क्योंकि अगर रट रट के पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं होना एग्जाम में। जितनी ज्यादा ये वाली अप्रोच फॉलो करने की आदत डाल लोगे, अपने आप मैप देखते ही सारे टेनेट्स, सारे पॉइंट्स दिमाग में आने लगेंगे। अगर हम चाइना के ओवरसीज एक्सपेंशन की बात करें, देन फर्स्टली हमारे को पता है विदाउट एनी डाउट, इधर पाकिस्तान में इधर इन्होंने एक पोर्ट डेवलप करा है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। यहां पे पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, हमारे को पता है बहुत सारे यहां पे छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं। पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। यहां पे दे आर इन टॉक्स विद दीज कंट्रीज, दे आर इन टॉक्स विद दीज कंट्रीज टू एस्टैब्लिश मिलिट्री बेसिस। इनकी हर चीज मिलिट्री से शुरू होकर मिलिट्री पे खत्म होती है। यहां पे ओवर हियर एक कंट्री है जिबाउटी, यहां पे इन्होंने अपना मिलिट्री बेस सेटअप करा है। साथ के साथ इनकी जो प्रेजेंस है दैट इज ऑल्सो देयर इन मालदीव्स, इन लंका, धीरे धीरे नेपाल इनके कंट्रोल में ऑलमोस्ट आ चुका है। आज हिंदू की हेडलाइंस अगर पढ़ी है तो दिखेगा दे आर चाइनीज टिल्ट। म्यांमार में ऑलरेडी इनकी प्रेजेंस है, डिटेल में देखेंगे आगे, अभी बेसिक समझो। बांग्लादेश
ऑलरेडी दे आर डेवलपिंग द चिटागोंग पोर्ट. जहां पे डिस्प्यूट है वहां पे डिस्प्यूट है, जहां पे डिस्प्यूट नहीं है वहां पे इनकी प्रेजेंस है. मिलिट्री प्रेजेंस, इकोनॉमिक प्रेजेंस, डेट ट्रैप. कि जहां पे फॉर एग्जांपल श्रीलंका, यहां पे ये लोग अपनी मिलिट्री नहीं भेज पाए अभी तक, तो इन्होंने क्या करा, श्रीलंका को कर्जे में डुबा दिया, कर्जे में डुबा दिया. मतलब कि डेट ट्रैप. चाइना से बेटर एग्जांपल आज की तारीख में चाणक्यन पॉलिसी का पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है. एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, एग्जाम में आप लिखेंगे, अगर इस लाइन पे कोई एस्से या फिर क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इस चीज को आप ऐसे डिपिक्ट करेंगे कि देखिए चाणक्य ने कहा था दैट यू कैन अटेन पावर एट द बैरल ऑफ द गन. बंदूक की नोक पे आप अपनी पावर को रियलाइज कर सकते हो. China, by suppressing its small neighbors in the South China Sea and by following an expansionist stance, as highlighted in this map, China has been trying to follow this realist policy. To attain power by any means, फर्क नहीं पड़ता कैसे भी आए, पावर आनी चाहिए. दिस इज व्हाट चाणक्यन पॉलिसी इज, कि अगर कल को डिस्प्यूट में भी पढ़ना पड़े तो चाइना रुकेगा नहीं. सेम थिंग, लेट मी अपलोड वन मोर मैप बेसिक क्लैरिटी के लिए. यूनाइटेड स्टेट्स, already this area is under their control because almost all of them are NATO members. नोटबुक के पीछे होमवर्क लिखिए, व्हाट इज नेटो, यूल सर्च अबाउट इट. नेटो के बारे में पढ़ेंगे, कितने मेंबर्स हैं, कब बना था, क्यों बना था. ये आपका होमवर्क होगा. यहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से कवर करेंगे कि जो मेरे को लगता है क्लास में नहीं कवर करनी चाहिए, फैक्चुअल है ज्यादा, आप खुद कवर कर सकते हैं, वो आपको होमवर्क में लिखवा दूंगा जिससे मिस ना हो कुछ भी. तो यहां पे नेटो आप कल की क्लास में आने से पहले पढ़ के आएंगे कि नेटो एग्जैक्टली क्या है. सो यूएस की ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंस है. जापान, यूएस का सेकेंड मिलिट्री बेस जापान. साउथ कोरिया, थर्ड मिलिट्री बेस ऑफ यूएस. ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ मिलिट्री बेस ऑफ यूएस. पैसिफिक आइलैंड नेशंस, गुआम एंड ऑल, फिफ्थ मिलिट्री बेस ऑफ यूएस. यहां पे एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया. इमोजीज भेजने बंद करिए प्लीज, राइट अवे. यहां पे नीचे की तरफ इंडियन ओशन में मालदीव्स के नीचे एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया, जहां पे यूएस का मिलिट्री बेस है. सऊदी अरेबिया, ये हो गया बेस नंबर 6. सऊदी अरेबिया बेस नंबर 7. ओमान बेस नंबर 8. इराक बेस नंबर 9. इजराइल बेस नंबर 10. जिबाउटी बेस नंबर 11. अफगानिस्तान बेस नंबर 12.
दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पे यूएस के मिलिट्री बेस ना हो। रियलिस्ट रियलिस्ट। जब कोल्ड वॉर चल रही थी 1945 के बाद, उस टाइम पे यूएसएसआर का भी सेम स्टैंड था। उसमें नहीं जाएंगे, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो यूएसएसआर का भी यही स्टैंड था, हर जगह पे अपने बेसिस बनाओ, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान एटसेट्रा। कहने का मकसद यह है दैट जो कंट्रीज रियलिस्ट पॉलिसी फॉलो करती हैं, दे आर मोर वल्नरेबल टू अ वायलेंट कंफ्लिक्ट। इनका वायलेंट कंफ्लिक्ट ज्यादा पॉसिबल होता है। यूजिंग इट्स मिलिट्री फोर्स, यूएस हैज बीन एबल टू कैप्चर एंटायर मिडल ईस्ट। जब तक यूएस को तेल चाहिए था यहां से, तब तक पूरा मिडल ईस्ट यूएस के कंट्रोल में था फॉर अबाउट 6 डिकेड्स। रियल स्टैंस कि अगर उनको अपना इंटरेस्ट सेटिस्फाई करना है, दे विल यूज फोर्स। इसके अलावा छोटे छोटे बेसिस लीबिया में, आसियान में, पर्टिकुलरली वियतनाम और फिलीपाइंस में, छोटे छोटे बेसिस अराउंड दिस एरिया एज वेल। तो ये है रियलिस्ट पॉलिसी, दैट यूज ऑफ फोर्स। और हमारे को यहां से सिर्फ रियलिस्ट का मतलब नहीं समझ आता, यहां से हमारे को दुनिया की एक पिक्चर समझ आती है कि एग्जैक्टली दुनिया में आज की तारीख में हो क्या रहा है, कि कितनी जगह कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स बन रहे हैं। इन अ वे इन अ वे इन अ वे समझिए कि कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बन कैसे रहे। ये है वियतनाम, ये यहां पे यूएस का बेस है, और इधर फिलीपींस में यूएस का बेस है। चाइना कहता है ये पूरा समंदर मेरा, साउथ चाइना सी, ये पूरा समंदर मेरा, ये कहता है चाइना। जैसे जैसे चाइना एक्सपैंड करेगा, यूएस को यहां पे थ्रेट फील होगा, एंड हेंस द कॉन्फ्लिक्ट, पोटेंशियल रेड जोन। इसे कहते हैं रियलिस्ट पॉलिसी, डिप्लोमैटिक रियलिज्म। कमिंग टू अशोकन प्रिंसिपल और बुद्धिस्ट प्रिंसिपल और आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल, ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज द पैसिफिस्ट पॉलिसी। पैसिफिस्ट मतलब कि शांत पॉलिसी, समटाइम्स रेफर टू एज द पैसिफिस्ट पॉलिसी। इंडिया, हमारे पाकिस्तान के साथ कई बार युद्ध हुए। हर बार
अटैक करा पाकिस्तान ने, इंडिया ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस करा। बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक स्टैंड है जो आपको हर एग्जाम इंटरव्यू में लेना है, चाहे कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दैट जब भी पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई है, हमने हमेशा एक डिफेंड एक 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 डिफेंसिव स्टैंस लिया है। ऑलवेज ऑलवेज डिफेंसिव स्टैंस। चाइना, 1962 हमारी वॉर हुई। चाइना को हमारी लद्दाख वाली टेरिटरी चाहिए थी, इंडिया को चाइना की कोई टेरिटरी नहीं चाहिए थी। चाइना को हमारी टेरिटरी चाहिए थी। वी जस्ट एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस। अगेन चाइना वॉज द एग्रेसर। चाइना जो था वो एग्रेसर था, पाकिस्तान जो था वो एग्रेसर था। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो सब कॉन्टिनेंट रीजन है, इंडिया इसका वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन है। हम आज चाहें तो एक रात के अंदर अंदर पूरे नेपाल को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन इंडिया ने हमेशा से रिस्पेक्ट करा है कि हम किसी और की जमीन पर नजर नहीं डालेंगे। ये ऑफिशियल स्टैंड है जो आपको एग्जाम में लिखना है। क्या ये नहीं कि नेपाल कैप्चर कर सकते हैं, ये लिखना है कि इंडिया स्मॉल, वीक, पावरलेस नेशन से सराउंडेड है, लेकिन फिर भी इंडिया ने हमेशा उन्हें सपोर्ट करा है टू ग्रो। कभी भी उन्हें सप्रेस नहीं करा हमने। हमेशा हमने उन्हें प्रमोट करा है। हमेशा हमने भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान, इन जैसे देशों को हमेशा हमने असिस्टेंस दी है। मॉनेटरी असिस्टेंस, ट्रेनिंग, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डिजास्टर्स के टाइम पे फ्री सपोर्ट, हमेशा हमने इन्हें फ्री सपोर्ट दिया है। चाइना की तरह हम रियलिस्ट नहीं है कि ठीक है देखा छोटा देश है, दब जाएगा तो उसकी टेरिटरी हत्या लो। इवन श्रीलंका हमने अपने ट्रूप्स भेजे थे श्रीलंका को बचाने के लिए आतंकवादियों से। इंडिया का बड़प्पन था वो। हमने हमेशा दूसरे देशों को बचाने की कोशिश करी है, चाहे टेररिज्म से, चाहे बीमारी से, चाहे डिजास्टर से, चाहे इकोनॉमिक स्लोडाउन से, चाहे किसी भी थ्रेट से। हमेशा इंडिया हैज एक्टेड एज एन आइडियल नेशन, as someone which is a peace loving nation. इंडिया के कहीं पे भी मिलिट्री बेसिस नहीं है। इंडिया अगर कहीं पे एंगेज्ड है, फॉर एग्जांपल ईरान वगैरह में, दैट इज जस्ट फॉर कमर्शियल पर्पसेस। हमारा कोई भी मिलिट्री पर्पस नहीं है। हमने कभी भी अपने बेसिस एस्टैब्लिश नहीं करे इधर उधर। कहने को पूरा इंडियन ओशन हमारे देश के नाम पे रखा गया है उसका नाम, लेकिन फिर भी कभी हमने ये नहीं बोला कि पूरा इंडियन ओशन हमारा है, कि ठीक है साउथ चाइना सीन के नाम पर रखा गया तो साउथ चाइना सीन का हो गया। नहीं, इंडियन ओशन में जितनी कंट्रीज है उनकी सॉवरेंटी की, उनके बॉर्डर्स की हमेशा हमने रिस्पेक्ट करी है। हमारा एक भी ट्रूप कभी अग्रेसर की तरह बिहेव नहीं करा, नेवर। वी हैव ऑलवेज एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस।
This is what is the Chanakya principle of realism versus the Ashokan principle of idealism. कल से सुबह उठते ही जब आप अखबार पढ़ेंगे, कोई भी न्यूज हो, आप वहां पे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये देश, कोई से भी देश की न्यूज हो, किसी भी देश की न्यूज हो, क्या ये देश एक एक्सपेंशनिज्म फॉलो कर रहा है या ये देश पीस की बात कर रहा है. उस तरीके से फॉर एग्जाम्पल जापान इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियलिज्म. Japan has one of the best technologies in the world, yet it does not maintain an army. जापान के पास आर्मी है ही नहीं. जापान के ऊपर जब 1945 में न्यूक्लियर अटैक हुआ था तो जापान डिसाइडेड कि आज के बाद हम कभी भी वॉर में एंगेज नहीं होंगे, और उन्होंने कहा कि अब हम आर्मी मेंटेन नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल पुलिस फॉर डे टू डे पब्लिक ऑर्डर. पैसिफिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म, बुद्धिस्ट फॉरेन पॉलिसी. जितने भी आसियान के देश हैं, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जितने भी ये सारे देश हैं, all of them are Buddhist nations and their foreign policy is also guided by the linkages of Buddhism. Pacifist policy, peaceful policy, idealist policy. यहां से एक बहुत गहरा पॉइंट निकल के आता है. क्या? आंसर से नोट कीजिएगा अपने नोट्स में. दैट जीएस मेंस पेपर 2 में जब हमारे को सवाल आएगा इंडिया आसियान के ऊपर, तो हमारा सबसे पहला जवाब होगा कि देखिए, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज गाइडेड बाय बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स, और आसियान नेशंस तो हैं ही बुद्धिस्ट. इट इज दिस पैसिफिज्म, इट इज दिस आइडियलिज्म दैट बाइंड्स बोथ द ब्लॉक्स. इस तरीके से आप हर इंडिया आसियान एंड हर इंडिया जापान के आंसर की शुरुआत करेंगे. जो इंट्रो पार्ट होता है आंसर में, या फिर इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है कि इंडिया जो है वो जापान आसियान के काफी क्लोज है, क्या कारण है, सबसे पहला कारण हर बार यही मेंशन होना चाहिए कि ये देश तो बुद्धिस्ट हैं, इनका तो पैसिफिज्म फॉलो करना बनता है, लेकिन हम सेक्युलर क्रेडेंशियल वाले हैं, इसलिए डिस्पाइट बीइंग अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री हम इंस्पायर हुए बुद्धिज्म के प्रिंसिपल से, और हमने अशोका की फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करी, पैसिफिज्म की. नो एक्सपेंशनिस्ट स्टैंस. तो इस तरीके से यहां पे शुरुआत होती है एक हमारे पहले फैक्टर की, दैट हेल्प अस फ्रेम द प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी. चाणक्य वर्सेस कौटिल्य, चाणक्य वर्सेस अशोका. Second factor, second principle that shaped our foreign policy was ideals of national movement. Ideals of national movement. नेशनल मूवमेंट के टाइम पे जो हमने आइडियल्स फॉलो करे, नेशनल मूवमेंट मतलब पूरा नेशनल मूवमेंट, जो हमने आइडियल्स फॉलो करे हमारी फॉरेन पॉलिसी से कई हद तक इंस्पायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल
नेशनल मूवमेंट के टाइम पे हमारा सबसे बड़ा जो मोटिव था दैट वाज पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यहां से एक शब्द निकल के आता है। पूर्ण स्वराज तो देखिए हो गया देश की आजादी। पूर्ण स्वराज तो हो गया देश की आजादी। फॉरेन पॉलिसी से अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं, अगर मैं इसे फॉरेन पॉलिसी से इंटीग्रेट करूं, तो यहां से निकल के आता है एक शब्द जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अखबार में हर दूसरी लाइन में शब्द यूज होता है। हमारे एम्बेसडर्स हर जगह ये हर कॉन्फ्रेंस वगैरह में शब्द यूज करते हैं दैट इंडिया शैल प्रिजर्व इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? देश के रिस्पेक्ट में कि हम कोई भी कानून बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी पॉलिसीज बना सकते हैं, राइट टू वोट होगा, आजादी होगी, एजुकेशन, हेल्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक हो ही इसी पूर्ण स्वराज को, इसी पूर्ण स्वराज को अगर मैं फॉरेन पॉलिसी के डोमेन में एक्सटेंड करूं, फॉरेन पॉलिसी के डोमेन में अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं, तो क्या निकलता है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं किसी भी देश के साथ एंगेज कर सकता हूं, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी एटसेट्रा। मेरे को कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। मैं किसी भी देश के साथ ट्रेड कर सकता हूं, मैं कुछ भी इंपोर्ट कर सकता हूं, कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकता हूं। मैं किसी भी कंट्री में अपनी एम्बेसी खोल सकता हूं, किसी भी कंट्री के साथ कोई भी अग्रीमेंट साइन कर सकता हूं। स्पेस कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फूड ग्रेन कोऑपरेशन। I can enter into groups. I can enter into treaties and agreements. I can leave groups. और मेरे को कोई बताएगा नहीं कि मेरे को कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है। कि अगर मैं चाइना के साथ ब्रिक्स में हूं, तो यूएस मेरे को आके नहीं बताएगा कि आप ब्रिक्स मत ज्वाइन करो क्योंकि वहां पे चाइना है। यूएस इज नो वन। अगर मैं यूएस के साथ क्वाड में हूं, मालाबार एक्सरसाइज में हूं, तो चाइना मेरे को आके ये नहीं बताएगा कि आप ये मत करो। अगर मैं अफगानिस्तान में डेलेराम जरांज हाईवे डेवलप कर रहा हूं, अगर मैं अफगानिस्तान में उनका पार्लियामेंट डेवलप कर रहा हूं, तो पाकिस्तान आके मेरे को ये नहीं बोल सकता कि आप ये हाईवे डेवलप मत करो। अगर मैं नेपाल और भूटान के सिटीजन्स को नेशनल ट्रीटमेंट दे रहा हूं, उनके सिटीजन्स को स्पेशल स्टेटस दे रहा हूं, तो मेरे को श्रीलंका आके ये नहीं बोल सकता कि मेरे को भी ये दो। हमारी मर्जी है, हम दें या ना दें। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। डब्ल्यूटीओ में अगर कोई ट्रेड रूल्स फाइनल हो रहे हैं, इंडिया साफ मना कर सकता है कि हमारे ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, हम नहीं साइन करेंगे इसे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, कोई क्लाइमेट रिलेटेड डील साइन हो रही है, अब ग्रेटा वहां पे कितने भी मुंह बना ले, हम नहीं साइन करेंगे। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब जो देश के हित में वो करेंगे, किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। साथ के साथ आइडियल्स ऑफ नेशनल मूवमेंट क्या थे? सेक्युलरिज्म।
मोजी, स्टॉप सेंडिंग इमोजी राइट अवे. सेक्युलरिज्म. मतलब गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, दादा भाई नौरोजी ने, जितने भी हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे थ्रू आउट नेशनल मूवमेंट, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि एक साथ वाला फ्रीडम फाइटर सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, मुस्लिम है, हिंदू है, कौन है. कभी नहीं देखा. हमारी फॉरेन पॉलिसी भी सेक्युलरिज्म पे बेस्ड है. मतलब कि हम सऊदी अरेबिया के साथ भी कोऑपरेट करते हैं विच इज अ सुन्नी इस्लामिक कंट्री. हम ईरान के साथ भी कोऑपरेट करते हैं विच इज अ शिया इस्लामिक कंट्री. हम यूएस यूके के साथ भी कोऑपरेट करते हैं विच आर क्रिश्चियन नेशंस. हम आसियान के साथ भी कोऑपरेट करते हैं, चाइना के साथ भी कोऑपरेट करते हैं विच इज अ बुद्धिस्ट कंट्री. हम नेपाल के साथ भी कोऑपरेट करते हैं विच इज अ हिंदू कंट्री. तो हमारा जो कोऑपरेशन है वो कभी भी रिलीजन की वजह से नहीं रुकेगा. आवर फॉरेन पॉलिसी इज टोटली सेक्युलर इन नेचर, ड्रिवन फ्रॉम द आइडियल्स ऑफ नेशनल मूवमेंट. नेशनल मूवमेंट के टाइम पे ही, नेशनल मूवमेंट के टाइम पे ही इंडिया वॉज अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. हमारे को पता है कि हम लोगों ने, हमारी पीढ़ियों ने बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन झेला ब्रिटिशर्स का. और इसीलिए जब हमारे को आजादी मिली और साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चालू था, हमने नेल्सन मंडेला को सपोर्ट करा. हमने नेल्सन मंडेला को सपोर्ट करा अगेंस्ट, इन हिज फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ये है हमारी फॉरेन पॉलिसी ड्रिवन बाय आवर नेशनल मूवमेंट. अभी तो हमारे को आजादी मिल गई थी, लेकिन फिर भी हमने नेल्सन मंडेला को सपोर्ट करा कि साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड खत्म होना चाहिए. यहीं से हमने सीखा अपने नेशनल मूवमेंट से. गांधी को, नेहरू को, भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को कितनी बार जेल में डाला गया. कितनी बार उनके ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन हमने कभी भी वायलेंस को यूज नहीं करा. चौरी चौरा में वायलेंस यूज हुई, गांधी ने मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी कि नहीं. रावलेट सत्याग्रह के टाइम पे वायलेंस हुई, गांधी ने मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी, नहीं वायलेंस यूज नहीं करेंगे. सेम चीज इंडिया आज अपनी फॉरेन पॉलिसी में यूज करता है. ऑफ कोर्स अशोकन प्रिंसिपल से ड्रिवन है, ये अशोकन प्रिंसिपल से है, लेकिन साथ के साथ ओवरलैप है नेशनल मूवमेंट के साथ भी. तो ये दोनों चीजों से ड्रिवन है, अशोकन प्रिंसिपल से भी और नेशनल मूवमेंट से भी, दोनों जगह से ड्रिवन है. कि हम कभी भी किसी देश को अटैक नहीं करेंगे, विल ओनली एक्ट इन सेल्फ डिफेंस. गांधी की मास मूवमेंट का, गांधी ने जब मास मूवमेंट शुरू करी चंपारण से 1917 में 3 काठिया के अगेंस्ट, जब गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू करा, वहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक निकल के आया. क्या? आउटरीच. आउटरीच मतलब कि गांव के लोगों तक पहुंचना, छोटे से छोटे लोगों तक पहुंचना. और यही आउटरीच आज हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में यूज करते हैं. चाहे यूएस, चाइना, रशिया जितने बड़े देश हों, या फिर बुरुंडी, रुवांडा, ये जायरे वगैरह जैसे छोटे देश हों, फिजी जैसे छोटे देश हों, मालदीव जैसे छोटे देश हों, हम सबके साथ कोऑपरेट करके चलते हैं. आउटरीच.
इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंक्लूसिव है, चाहे बड़े से बड़ा देश हो, छोटे से छोटा देश हो, सबके साथ हमारे कॉर्डियल रिलेशंस हैं। इंक्लूसिवनेस, इस तरीके से लिखा जाएगा क्वालिटी आंसर, इस तरीके से लिखा जाएगा मेंस का आंसर। और इसीलिए पहले दिन से मेंस आंसर राइटिंग की पीपुड़ी बजाना सही बात नहीं है, एज सेड बाय यू नो हु। जब तक ये एस्पेक्ट समझ नहीं आएंगे, क्वालिटी आंसर का क्यू भी नहीं लिख सकते हम। साथ के साथ अगर हम बात करें अपने नेशनल मूवमेंट की, नेशनल मूवमेंट से हमारे को एक एस्पेक्ट समझ आता है। नेशनल मूवमेंट से हमारे को एक एस्पेक्ट समझ आता है क्या? 1930s में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अफ्रीका में एक फॉरेन पॉलिसी ऑफिस खोला था। नाइनटीन थर्टीज में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अफ्रीका में एक फॉरेन पॉलिसी ऑफिस खोला था टू कोलैबोरेट विद अफ्रीका, टू कोलैबोरेट विद अफ्रीका अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, टू कोलैबोरेट विद अफ्रीका अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। कांग्रेस ने यह फॉरेन पॉलिसी ऑफिस खोला था। साथ के साथ अगर हम यहीं से ड्रॉ करें कंक्लूजन कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम हमने काफी ज्यादा मल्टीलेटरल अप्रोच रखी थी। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम हमने काफी ज्यादा मल्टीलेटरल अप्रोच रखी थी। मल्टीलेटरल अप्रोच का मतलब होता है, मल्टीलेटरल अप्रोच का मतलब होता है बहुत सारे देशों के साथ कोऑपरेट करना। अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट, यहां पे बहुत सारे देश हैं और इसी मल्टीलेटरल अप्रोच को हमने फॉलो करा आजादी के बाद, यूनाइटेड नेशंस, ब्रिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकेंड फैक्टर जो नेशनल मूवमेंट है, इसने हमारे को बहुत कुछ सिखाया हमारी फॉरेन पॉलिसी के रिगार्ड में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो यहां पे हमारे दो फैक्टर्स और कवर होते हैं, नेशनल मूवमेंट एंड गांधीयन फिलॉसफी। यू कैन ट्रीट देम एज वन ओनली, इनको आप एक ही ट्रीट कर सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों एक्सप्लेन करें मैंने एक साथ, तो इनको आप एज वन ही ट्रीट कर सकते हो। नेशनल मूवमेंट एंड गांधीयन फिलॉसफी, एंटी अपार्थाइड, एंटी कॉलोनियल, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, multilateralism, cooperation, secular policy, all these principles, and the Buddhist principles of Ashoka.
इसके बाद आजादी के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को और आगे एक्सपैंड करा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को और आगे एक्सपैंड करा। सबसे पहले नेहरू ने यहां पे फोकस करा मल्टीलेटरलिज्म पे। कि ठीक है, हमने नेशनल मूवमेंट से, नेशनल स्ट्रगल से मल्टीलेटरलिज्म की पॉलिसी डराइव करी, वो एक बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें काफी चीजें मिसिंग थी। उस चीज को फर्दर आगे डेवलप किया गया। कैसे, समझते हैं। नेहरू ने बोला कि देखिए, जो हमारा मल्टीलेटरलिज्म है, एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि मल्टीलेटरलिज्म आपने कहां से अडॉप्ट करा है, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बताया कि थोड़ा सा पार्ट इसका है नेशनल मूवमेंट से, बाकी इसको नेहरू ने एक्सपैंड करा है। एग्जाम में वो ऐसे नहीं पूछेगा कि मल्टीलेटरलिज्म आया कहां से, राइट। मुद्दा समझो, मुद्दा ये है कि नेहरू ने बोला, देखो मेरे को सिर्फ एक चीज से मतलब है, क्या, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अलावा ना तो मेरे को कुछ दिखता ना सुनाई देता। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अभी अगली डेफिनेशन वही है, अभी डिटेल में समझाऊंगा कि जो हर जगह बोला जाता है नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है अभी बताऊंगा। तो नेहरू ने बोला कि ये जो मल्टीलेटरलिज्म है, आई विल फॉलो दिस मल्टीलेटरलिज्म ओनली टू सैटिस्फाई माय नेशनल इंटरेस्ट। सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट में मैं मल्टीलेटरलिज्म की पॉलिसी फॉलो करूंगा। मतलब कि आई विल एंटर द ग्रुप्स एंड वंस आई एम एंटरिंग दीज ग्रुप्स आई एम फ्री टू एग्जिट देम। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि अगर मैं ब्रिक्स का पार्ट हूं, शंघाई कोऑपरेशन का पार्ट हूं, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट हूं, सार्क का पार्ट हूं,
बिम्स्टेक का पार्ट हूं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट हूं, कॉमनवेल्थ ग्रुप का पार्ट हूं, क्वाड का पार्ट हूं, मालाबार एक्सरसाइज का पार्ट हूं, G20 का पार्ट हूं, UNFCCC का पार्ट हूं, WTO का पार्ट हूं, किसी का भी पार्ट हूं, अगर मैं उसे ज्वाइन कर रहा हूं अपनी मर्जी से तो मैं उसे एग्जिट भी कर सकता हूं अपनी मर्जी से। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मल्टीलेटरलिज्म का। क्या? फ्री टू ज्वाइन एंड एग्जिट। मतलब कि मल्टीलेटरलिज्म इज बेस्ड अपॉन आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मल्टीलेटरलिज्म इज बेस्ड अपॉन आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब कि जब हमारे को लगेगा एंटर करना चाहिए एंटर करेंगे, जब हमारे को लगेगा एग्जिट करना चाहिए एग्जिट भी करेंगे। मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए we are free to enter and exit groups. Secondly, as a part of this multilateralism, I am not representing any country. I am not representing any country. मतलब कि अगर मैं ब्रिक्स का पार्ट हूं तो मैं वहां पे चाइना का पपेट नहीं हूं, मैं वहां पे इंडिया हूं। अगर मैं यूनाइटेड नेशंस का पार्ट हूं तो मैं वहां पे यूएस का पपेट नहीं हूं। अगर मैं सार्क का पार्ट हूं तो मैं वहां पे यूएस का कोई एजेंडा सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठा। अगर मैं G20 का पार्ट हूं तो मैं वहां पे यूएस का पपेट नहीं हूं। अगर मैं बिम्स्टेक का पार्ट हूं, अगेन सेम। कहने का मतलब जितने भी ग्रुप्स हम एंटर करेंगे एग्जिट करेंगे सिर्फ इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में, किसी और के कहने पे हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसको मेंस और इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना है? दैट द मल्टीलेटरल पॉलिसी ऑफ इंडिया has its genesis in strategic autonomy, or maybe you can write it as that the multilateral policy of India is based upon the premise of strategic autonomy, that India is free to enter and exit any group with regards to the national interest, and as long as we are member of these groups, we are not subordinate to any country, we are not representing interest of any other country, but we will act only in national interest. इस तरीके से आपको मल्टीलेटरलिज्म को डिफाइन करना है, इस तरीके से आपको मल्टीलेटरलिज्म को प्रेजेंट करना है कि ये हमारी डेफिनेशन है मल्टीलेटरलिज्म। हमारे मल्टीलेटरलिज्म का मतलब है एक्टिव एंगेजमेंट। मतलब कि हम इन ग्रुप्स का वो मेंबर नहीं है जो चुपचाप पीछे बैठ के देखते रहे, सुनते रहे और कुछ ना बोले। नहीं, वी आर नॉट अ पैसिव मेंबर। प्लीज नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी आर नॉट अ पैसिव स्टेट, वी आर नॉट अ पैसिव स्टेट, वी आर नॉट अ पैसिव मेंबर। बट जहां पे इंडिया को लगेगा कि उसके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है या इंडिया के फेवर में कुछ होना चाहिए, वी विल रेज आवर वॉइस इररिस्पेक्टिव। एंड हेंस India does not believe in being a passive state. India does not believe in being a passive member, but we believe only in the premise of active engagement. जिस भी ग्रुप में हैं पार्टिसिपेट करेंगे, जिस भी जगह पे हैं नेशनल इंटरेस्ट में एक्ट करेंगे, कहीं पे भी एज अ पैसिव स्टेट नहीं रहेंगे। ये है हमारे मल्टीलेटरलिज्म का मतलब। बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो हमारा मल्टीलेटरलिज्म है, ये पूरे तरीके से 100% 100% इज बेस्ड ओवर दिस प्रीमाइज ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी।
अखबार में, डिबेट्स में, किताबों में, क्वेश्चन पेपर में, अलग अलग जगह पे हम ये टर्म सुनते हैं बार बार, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। क्या है ये नेशनल इंटरेस्ट? कि मतलब सुन तो बहुत चुके, समझ नहीं आता कि ये डिफाइन कैसे करेंगे। अगर मैंने बोला कि इंडिया विल ज्वाइन दीज मल्टीलेटरल ग्रुप्स इन नेशनल इंटरेस्ट, तो क्या मतलब है इस नेशनल इंटरेस्ट का? सवाल है कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहां पे नेशनल इंटरेस्ट के 3 पिलर्स होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट के 3 पिलर्स होते हैं, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पिलर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला पिलर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा पिलर है, क्या होता है अभी बताऊंगा, अभी पहले पिलर बता रहा हूं, एक्सप्लेन अभी करूंगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा दूसरा पिलर है सिक्योरिटी एंड डिफेंस, और तीसरा पिलर है वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, वन बाय वन चलेंगे, तीनों पिलर एक्सप्लेन करूंगा, समझते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि इंडिया की ग्रोथ होनी चाहिए इकोनॉमिकली। इंडिया को फॉर एग्जांपल ऑयल वगैरह टाइम पे मिलना चाहिए। इंडिया के इंपोर्ट्स जो हैं वो होने चाहिए। इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो होने चाहिए। एफडीआई, एफपीआई, इसके अलावा ट्रेड रूल्स सच एज डब्ल्यूटीओ एंड ऑल। कि मतलब अगर हम डब्ल्यूटीओ में तो क्यों है, नेशनल इंटरेस्ट में। अब डब्ल्यूटीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वर्ल्ड ऑर्डर और सिक्योरिटी की बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कहते हैं दैट डब्ल्यूटीओ में वी एक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। कैसा नेशनल इंटरेस्ट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड नेशनल इंटरेस्ट। मतलब कि तीनों में से एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। तो मतलब कि अगर हम डब्ल्यूटीओ में है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ट्रेड रूल्स करें, दैट इज आवर नेशनल इंटरेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, एफडीआई, एफपीआई, कि अगर मुकेश अंबानी को फेसबुक से पैसा चाहिए, अगर मुकेश अंबानी को माइक्रोसॉफ्ट से पैसा चाहिए, तो यूएस और इंडिया के बीच में ट्रीटीज, अग्रीमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि आसानी से डॉलर फ्लो कर सके। अगर इंडिया सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट करना चाहता है या सऊदी अरेबिया इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में अग्रीमेंट वगैरह, ट्रीटीज ऐसे होने चाहिए कि आसानी से पैसा फ्लो कर सके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कि अगर हम सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत से तेल, नेचुरल गैस मंगाना चाहते हैं तो हम आसानी से इंपोर्ट कर सकें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शिपिंग, पाइपलाइन वगैरह जो भी है। अगर हम चाइना अपने फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो चाइना हमारे को मार्केट एक्सेस दे, हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी वगैरह ना लगाए। इसमें एक और डायमेंशन आता है, इंडियन डियास्पोरा। मतलब कि
अगर हमारे स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे को यूएस के साथ ऐसे कोलैबोरेट करना पड़ेगा कि उनको वीजा वगैरह मिल रहा है, जॉब मिल रही है, आसानी से पढ़ पा रहे हैं। अगर हमारे वर्कफोर्स को आसियान में जाके काम करना है एज लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एटसेट्रा, तो हमारे को आसियान के साथ ऐसे अग्रीमेंट्स वगैरह साइन करने होंगे कि वो वहां पे जाके काम कर सकें। अगर हमारी वर्कफोर्स को मिडल ईस्ट जाके लेबर की तरह काम करना है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, ओमान, तो हमारे को उनके साथ ऐसे अग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे कि हमारी लेबर वहां पे सेफ रहे, उनका वेजेस टाइम पे मिले। साथ के साथ पेमेंट सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिससे कि वो घर पैसा आसानी से भेज सकें। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स वगैरह और ये सब जो भी है, तो ये सारा का सारा पार्ट है हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का। ऑल ऑफ दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। ये हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। अखबार में कल से आप इनमें से कोई भी डायमेंशन देखें तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आनी चाहिए, क्या? इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। सिर्फ एक बात, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, दूसरी कोई बात नहीं आनी चाहिए यहां पे। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। कमिंग टू सिक्योरिटी एंड डिफेंस। कमिंग टू सिक्योरिटी एंड डिफेंस, दोबारा अपने मैप पे चलते हैं, वही वाले, उसके थ्रू थोड़ा अच्छा समझ आएगा। ये हैं हम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी एंड डिफेंस की, हमने साइन करे, सॉरी, हमने रशिया के साथ काफी सारे डिफेंस अग्रीमेंट्स करे हैं जिसके तहत रशिया से हमारी काफी सारी मिसाइल्स और वेपन्स वगैरह ये सब आता है। ऑल्सो यूएस के साथ हम काफी सारे डिफेंस हार्डवेयर का ट्रेड कर रहे हैं। यूएस से हम काफी सारे हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी गन्स ये सब मंगा रहे हैं। इधर एक देश है इजराइल, विच इज आवर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। साथ के साथ ये एक देश है फ्रांस, जिसके साथ हमने रफेल डील साइन करी अभी अभी। साथ के साथ हमने एक ग्रुप बनाया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, विच इज अ मिलिट्री ग्रुप। ध्यान से समझिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ मिलिट्री ग्रुप। मिलिट्री ग्रुप टू प्रमोट सिक्योरिटी इन सेंट्रल एशिया। Objective of Shanghai Cooperation Organization is to promote security in Central Asia. सेंट्रल एशिया में सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट सिक्योरिटी इन सेंट्रल एशिया। तो कहीं ना कहीं चाइना के साथ भी हमारा सिक्योरिटी कोऑपरेशन है सेंट्रल एशिया को लेकर। अफगानिस्तान के साथ हम एंटी टेरर कोऑपरेशन करते हैं, मतलब कि अफगानिस्तान में तालिबान, आईसिस वगैरह का जो कंट्रोल है, इंडिया अफगानिस्तान को हेल्प करता है वो टेररिज्म एलिमिनेट करने में। सऊदी अरेबिया के साथ हमारी कोऑपरेशन है, दैट विल बी गोइंग फॉर जॉइंट डिफेंस डेवलपमेंट। वियतनाम के साथ हम ब्रह्मोस का ट्रेड कर रहे हैं, वियतनाम हमसे मिसाइल्स खरीद रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं। फ्रांस, रशिया, यूके एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे देश हैं जिनके साथ हमारी डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं, कि दोनों की आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है, दोनों की नेवी पार्टिसिपेट कर रही है, दोनों की एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है। काफी सारी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। अफ्रीकन देशों के साथ सोमाली पायरेट्स को टैकल करने के लिए हम काफी ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। जो सोमालिया, ये सोमालिया नाम का जो देश है, इधर यहां से काफी सारे पायरेट्स घूमते रहते हैं सी में, सी के चोर जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। उनको टैकल करने के लिए हम काफी ज्यादा कोऑपरेट करते हैं अफ्रीकन नेशंस के साथ। आसियान के साथ हम कोऑपरेट करते हैं, काउंटर टेरर कोऑपरेशन।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहां पे हम आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं कई बार। तो यूनाइटेड नेशंस में हम क्यों हैं? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज आवर सिक्योरिटी कोऑपरेशन, कि हमारे को दुनिया के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन करना है। स्वीडन से हमने कई बारी जो है एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट स्वीडन से। सो ये है हमारी सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मतलब कि ऐसी चीज, एक ऐसा फैक्टर जो हेल्प करेगा इंडिया को अपना सराउंडिंग प्रोटेक्ट करने में, कि इंडिया में जो आतंकवाद आ रहा है, इंडिया को जो सिक्योरिटी थ्रेट है, इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सबको टैकल करने के लिए हम जितनी भी कोऑपरेशन कर रहे हैं, दैट ऑल कम्स अंडर सिक्योरिटी एंड डिफेंस। ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर सिक्योरिटी एंड डिफेंस। अब यहां पे ये सोचना गलत होगा कि अगर हम फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस में तो हम सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं, हम एक जगह पे मल्टीपल चीजों के लिए भी हो सकते हैं। कि यूनाइटेड नेशंस में हम सिक्योरिटी डिफेंस के लिए हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, लेकिन एट द सेम टाइम हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल G20 ग्रुप है, G20 ग्रुप है विच इज अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। यहां पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात ज्यादा करते हैं, तो यहां पे हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल मालाबार एक्सरसाइज, क्वाड ग्रुपिंग क्यों बनाई गई है? डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए। इस तरीके से जब भी आप अखबार में कोई न्यूज पढ़ते हो या एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखते हो, तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि हम यहाँ पे हैं क्यों। क्या आप यहाँ पे क्लास में बैठे हो तो क्या एसएससी की तैयारी करने के लिए बैठे हो? नहीं, आप क्लियर कट हो अपने फोकस में, यूपीएससी के लिए बैठे हैं। तो सिमिलरली अगर इंडिया एक ग्रुप में बैठा है तो किस लिए बैठा है? तो ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर इंडिया एक जगह पे है तो वो किस लिए है। और इंडिया कहीं पे भी अगर होगा तो इन तीनों में से एक फैक्टर की वजह से जरूर होगा, मिनिमम वन। तीनों फैक्टर भी हो सकते हैं कहीं कहीं, तीनों फैक्टर भी हो सकते हैं कहीं कहीं, और हो सकता है सिर्फ एक फैक्टर हो। तो उस तरीके से हमारे को ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली हमारा नेशनल इंटरेस्ट है क्या एक जगह पे। कमिंग टू वर्ल्ड ऑर्डर, अगेन मैप से समझेंगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है इंडिया बिलीव्स that there should be a multipolar world order. India believes that there should be a multipolar world order. Multipolar world order का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, बेसिकली जब कोल्ड वॉर खत्म हुई 1991 में, जब कोल्ड वॉर खत्म हुई 1991 में, जब कोल्ड वॉर खत्म हुई, तो बेसिकली क्या हुआ? यूएस बिकेम द वर्ल्ड पावर। पूरी दुनिया में सिर्फ एक पावर सेंटर था, यूएस। 1991 के बाद यूएस ने बोल दिया सुबह हो रही है तो सुबह हो रही है, यूएस ने बोल दिया रात हो रही है तो रात हो रही है, यूएस ने बोल दिया ये गलत है तो गलत है बिल्कुल, अगर यूएस ने बोल दिया सही है तो ये बिल्कुल सही है। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। यूनिपोलर का मतलब दुनिया में एक ही पावर है जो पूरा सिस्टम दौड़ा रही है, पूरा सिस्टम चला रही है, उसे कहा जाता है यूनिपोलर वर्ल्ड। इंडिया ऐसा नहीं चाहता। इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर।
इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इंडिया ये कहता है और बहुत स्पष्ट शब्दों में इंडिया बोलता है कि देखो, मेरे को पावर नहीं चाहिए, आई डोंट वांट पावर, वी आर नॉट पावर हंग्री, वी डोंट वांट टू बिकम पावर सेंटर। ये ऑफिशियल स्टैंड है हमारा। हमारे को सिंगल ग्लोबल पावर बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वी डोंट वांट टू बिकम अ ग्लोबल पावर कि हम सिर्फ हम ही हमें जो है, नहीं। इंडिया बिलीव्स इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। आइडियलिज्म से निकल के आता है ये। अगर इंडिया ये बोलता कि सिर्फ हम ही हमें जो है, वी आर द ओनली पावर, तो वो होता रियल स्टैंड, चाणक्य वाला। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि हम क्या कहते हैं, सब मिलके रहो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में, जिसको जो ठीक लगे करो, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल। मतलब कि इंडिया ये कहता है कि दुनिया में अलग अलग पावर सेंटर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक पॉलिसीज यूएस गाइड कर रहा है, कल्चरल पॉलिसीज चाइना गाइड कर रहा है, डिफेंस पॉलिसीज से रशिया गाइड कर रहा है, कोई और पॉलिसी है जो ऑस्ट्रेलिया गाइड कर रहा है, कोई पॉलिसी है जो इंडिया गाइड कर रहा है, कोई पॉलिसी है जो अफ्रीका बना रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, कोई पॉलिसी है जो यूरोप बना रहा है। मतलब कि एक की जगह अलग 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 पावर सेंटर्स होने चाहिए। इंडिया डज नॉट बिलीव इन कंसंट्रेशन ऑफ पावर। इंडिया डज नॉट बिलीव इन कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ये वाला जो मुद्दा है, इसको समझते कैसे हैं? इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं दैट चाइना जो है, चाइना जो है वो अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में। चाइना जो है वो अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में। मतलब कि चाइना ये चाहता है कि वो ग्लोबल पावर बन जाए, बिकॉज इट इज अ रियलिस्ट नेशन। तो चाइना ये चाहता है कि वो ग्लोबल पावर बन जाए। कि वो ग्लोबल पावर बन जाए, चाइना ऐसा चाहता है, ठीक है। इंडिया ऐसा नहीं चाहता। इंडिया तो हमेशा चाहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो। कंसंट्रेशन ऑफ पावर मतलब कि एक देश जो है वो सुपीरियर ना बने, मल्टीपल 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 पावर सेंटर होने चाहिए सब जगह पे। कोई एक देश किसी पे राज नहीं करेगा, दुनिया सबकी है, सबके पास इक्वल पावर होनी चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो क्या हुआ कि इंडिया ने देखा कि चाइना जो है एक्सपैंड कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में, इधर उधर एक्सपैंड कर रहा है चाइना। इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने एक ग्रुप बनाया क्वाड के नाम से, जिसमें यूएस है, जिसमें जापान है और जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। इंडिया ने एक ग्रुप बनाया जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि चाइना यहां पे ना फैले, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। चाइना किस तरफ बढ़ रहा है, यूनिपोलर की तरफ, की सारी पावर चाइना के हाथ में आ जाए। उस चीज को काउंटर करने के लिए, टू काउंटर द राइज ऑफ चाइना, टू काउंटर द राइज ऑफ चाइना, इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ क्वाड। तो अब हम क्वाड में क्यों हैं, क्योंकि हमारे को वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करना है। मतलब कि इंडिया क्या चाहता है, अलग 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 पावर सेंटर होने चाहिए। चाइना चाहता है एक पावर सेंटर होना चाहिए। इंडिया ऐसा होने नहीं देगा। इस वजह से इंडिया ने कहा बाकी देशों को आओ कोऑपरेट करें। तो बाकी देश मिलकर चाइना को रोकेंगे तो अपने आप जो इंडिया का ये ऑब्जेक्टिव है सेटिस्फाई होगा।
इस तरीके से चलती है डिप्लोमेसी कि मतलब हम जहां पे भी हैं, इन तीनों में से एक ना एक फैक्टर तो इन्वॉल्व पक्का होगा, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे सिक्योरिटी डिफेंस, चाहे वर्ल्ड ऑर्डर, तीनों में से एक ना एक चीज तो पक्का इन्वॉल्व होगी। समझ आता है यहां तक? हाँ है ना? एकदम साफ है। कुछ आइडिया लग रहा है? कुछ आइडिया लग रहा है? एक्सप्लेनेशन समझ आई सारी? फैक्टर्स जो समझाए मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलरली मेंस और इंटरव्यू, ये ऑब्जेक्टिव है। कुछ माइंड में कॉन्टेक्स्ट बैठ रहा है कि कल सुबह जब अखबार खुलेगा, कल सुबह जब अखबार खुलेगा तो दिमाग में क्या बातें आनी चाहिए, कि अखबार में से न्यूज जो है वो कैसे पढ़ी जाती है। ये धीरे धीरे समझ आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम धीरे धीरे समझ आएगा। अब सुनिए, सुनिए सुनिए। अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। मैक्सिमम आउटपुट लाना है हमारे को, उसके लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्लीज सुनिए। हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि कल सुबह जब आप अखबार पढ़ोगे, अभी तक जो प्रिंसिपल्स हमने देखे हैं, उन प्रिंसिपल्स को, शुरू में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, आई अग्री टू द पॉइंट, हो सकता है शुरू में आपको 15-20 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन जो प्रिंसिपल्स अभी तक हमने देखे, कल से अखबार में लगाने शुरू करो। चाहे 20 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 21 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 22 की तैयारी कर रहे हो, तीनों में ये काम आएगा ही आएगा। और इसीलिए मैंने बोला कि ये कोर्स तीनों साल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कोर्स के थ्रू अखबार पढ़ना सीखेंगे, इस कोर्स के थ्रू अखबार पढ़ना सीखेंगे कि अखबार में से, एडिटोरियल में से जो क्रिंज कंटेंट है उसको बाहर कैसे करना है, और जो रेलेवेंट कंटेंट है उसको अपने नोट्स में कैसे लाना है, वो यहां से सीखेंगे। अभी किसी ने पूछा, ध्यान से समझिए, कि इंडिया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड कैसे इंश्योर कर रहा है। ध्यान से सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनिए प्लीज इस पॉइंट को। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब, मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब यूएस हमारे को हर दूसरे दिन बोलता रहता है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ईरान से तेल मत खरीदो, ईरान के यहाँ पोर्ट मत बनाओ। पाकिस्तान हमारे को कुछ कुछ बोलता रहता है, चाइना हमारे को बोलता रहता है लद्दाख में मत करो, दलाई लामा को शेल्टर मत दो, ये सब हम सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते? इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आप हमारे को बताने वाले कोई नहीं होते। मतलब इंडिया को जहां से तेल लेना लेगा, इंडिया को जिसको शरण देनी है देगा। वी आर ऑल्सो अ पावर। हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ हम ही हम हैं, बट वी आर ऑल्सो अ पावर। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है कि एक देश अपने आप को सब कुछ मान लेता है और वो कहता है मैं ही हूं, जो मैंने बोल दिया वो होगा ही होगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है कि सबकी थोड़ी थोड़ी मर्जी चलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास समझो, शुरू में क्लास क्या थी? यूनिपोलर। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। अभी धीरे धीरे क्या हो गई? मल्टीपोलर। आप सब भी बोल रहे हो। समझ आ रहा है एवरीवन? हाउ वाज द फर्स्ट क्लास?
आर्मी आर्मी। अच्छा एक बात बताइए, हाँ नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाते रहो, सही रहेगा, नोट्स बनाते रहो, सही रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, हाँ रुको रुको, पहले ये ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको लिंक्स मिलते रहेंगे। यू कैन ज्वाइन दिस, आपको यहाँ पे लिंक्स मिलते रहेंगे मेरी सारी स्पेशल क्लासेस के भी। स्पेशल क्लासेस में करंट अफेयर्स चला रहा हूँ मैं, जहाँ पे सारे करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ, तो वो क्लास भी आप अटेंड कर सकते हो, जिससे कि करंट अफेयर्स साथ साथ क्लियर होते रहे। एफपीआई इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझो इन्वेस्टमेंट एक तरीके का। अच्छा एक बात बताइए, यूजुअली मैं अपने प्लस कोर्सेज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ आंसर राइटिंग वगैरह के लिए। डू यू वांट मी टू क्रिएट दैट? अभी तो डेली हो रहा है। उसमें लेकिन उसमें प्लीज नोट, प्लीज नोट, प्लीज समझ लीजिए, दो तीन बातें उससे रिलेटेड। पहली बात, पहली बात, वहां पे कोई चिटचाट नहीं होगी, हाय हेलो, बुक बता दो कौन सी करनी है, और ये सब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अगर इस चीज से अग्री होते हो तो ही क्रिएट होगा। क्वेश्चन डलेगा, क्वेश्चन डलेगा, उस क्वेश्चन के अराउंड ही सिर्फ बात होगी, और दूसरी कोई बात नहीं होगी, और दूसरी कोई बात नहीं होगी। ऑल्सो मेरे को कोई मैसेज नहीं करेगा वहां पे इंडिविजुअली, नो वन वुड मैसेज मी स्ट्रिक्टली, प्लीज नोट दैट। और अगर कोई इनडिसिप्लिन हुआ सो आई हैव टू डिसॉल्व द ग्रुप। इन तीन चार चीजों का ध्यान रखा जाए, अदरवाइज लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा। सो नहीं नहीं नहीं, सिर्फ टाइप, जो क्वेश्चन है सिर्फ टाइप। टेलीग्राम आई डोंट यूजुअली लाइक द इंटरफेस, वो उसके फीचर्स मेरे को थोड़े कम पसंद है। डोकलाम आएगा इंडिया चाइना में, एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। प्लीज साइलेंस, प्लीज साइलेंस, साइलेंस मेंटेन करिए प्लीज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस साइलेंस। कंपलसरी नहीं है, हार्डली एक या दो क्वेश्चन आएंगे ज्यादा से ज्यादा। सो क्लास में पूछिए जो पूछना है, और आजकल मैं ईमेल्स का भी जवाब नहीं दे रहा हूँ बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है, ज्यादा नहीं होगा। सो अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। राइट, एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी, कोई सी भी डाउट है प्लीज आस्क मी, एनी डाउट्स, कोई भी डाउट प्लीज आस्क मी। कॉमनवेल्थ नेशन ग्रुप एक, जो आजादी के बाद ब्रिटिशर्स ने बनाया था बेसिकली। ओके, ये डाउट पूछा है हितेंद्र ने, प्लीज सुनिए। नेटो आप क्या पढ़ेंगे, कब बना, क्यों बना, कितने मेंबर्स हैं, तीन चीजें। साथ के साथ सेम चीज आप G20 के लिए देखेंगे, सेम चीज G20 के लिए देखेंगे, सेम चीज कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए देखेंगे। इन तीन चीजों को आप देखेंगे
नेटो, G20, कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज क्या क्यों बना, कब बना, कितने मेंबर्स हैं आज, 3 ग्रुप्स के लिए प्लीज। इस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर करते रहेंगे। एक बार आप रिकॉर्डिंग देखिए, नहीं समझ आएगा आप डाउट पूछिए प्लीज। हाँ, चाइना का थोड़ा रियलिस्ट चलता है, चाइना का थोड़ा रियलिस्ट है। देखिए ये सब जो बुक न्यूज़पेपर वाले सवाल हैं शुरू के आधे घंटे में एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप लेट आए हो, रिकॉर्डिंग देखो आपको समझ आएगा। आंसर रिव्यू मैं नहीं करूंगा, आंसर रिव्यू मैं नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन दूंगा, अगर मेरे को ठीक लगा मैं मॉडल आंसर ऑडियो के थ्रू डिक्टेट कर दूंगा, बट आंसर्स पोस्ट करने और आप लोग आपस में से डिस्कस करते हो, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। अब आंसर पोस्ट करिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा ग्रुप का सिस्टम क्या है। टाइप करके ही सेंड करना है, राइट। थैंक यू सो मच। क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है, जो दूसरे देश ये सब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। क्लास की बिगनिंग देखो, आप लोग लेट आते हो और फिर वही चीज बार बार पूछते हो, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर होगी नहीं होगी, ये सब शुरू में देखो, डोंट डिस्टर्ब मी फॉर दैट। शुरू में ऑलरेडी एक्सप्लेन है, सब होगा नहीं होगा। तो दूसरे देश मिलिट्री बेस सेटअप करने के लिए इसलिए अलाउ करते हैं क्योंकि वो कमजोर देश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिबाउटी, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, ये सारे के सारे कमजोर देश हैं, इनको प्रोटेक्शन चाहिए दूसरी कंट्री से, इनको प्रोटेक्शन चाहिए दूसरी कंट्री से, इस वजह से ये अलाउ करते हैं बड़े देशों को मिलिट्री बेस सेटअप करने के लिए। रिकॉर्डिंग देखिए प्रियंका, नहीं समझ आएगा, इंडिया चाइना में आएगा ही आएगा डिटेल में। हाँ, यूएस और चाइना दोनों का छोटा छोटा बेस है, मेजर बेस नहीं है, दोनों का बेस है।